नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं वे कौन से विषय हैं जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस न्यूज़ पर चर्चा करने से पहले ज़रूरी है कि आप सभी लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण न्यूज़ को साझा कर लिया जाए। संस्कृति आईएएस ने फैसला किया है आप सभी लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का, जिसमें आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों की ही कक्षाएं दी जाएंगी। हालांकि यह जो कोर्स है यह कोर्स हाइब्रिड मोड पे शुरू होगा, यानी कि अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, और यदि आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हालांकि यह जो कोर्स है यह 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग समय से पहले रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए ताकि आप इस क्लासेस में शामिल हो सकें। और आप सभी जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहाँ एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारी पहली न्यूज़ क्या बता रही है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है यह बता रही है सिला हुआ जहाज के बारे में। भारत सरकार बीते दिनों से लगातार भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति की जो लुप्त होने वाली संस्कृति है, जो लुप्त होने वाली परंपराएं हैं, उनको पुनर्जीवित करने का निरंतर प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों में से एक यह भी परंपरा थी सिले हुए जहाज की। भारतीय इतिहास में अगर हम समझे तो प्राचीन इतिहास से ही यह परंपरा थी, सिले हुए जहाज बनाए जाते थे। हालांकि जिस समय भारत में यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ तो यूरोपीय लोग अपने क्षेत्रों से उन्नत तकनीकों को लेकर भारत में आए, पर जब उनकी उन्नत तकनीकें भारत आई तो हमारे जो सांस्कृतिक पारंपरिक जो भी प्रक्रियाएं चल रही थी, जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, उनके ऊपर वे हावी हो गए, जिस वजह से हमारी संस्कृति को दबना पड़ा और वह लुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई थी। यह जो जहाज है 16वीं शताब्दी से पहले सिले हुए जहाज का ही अधिक प्रयोग होता था भारत में, लेकिन उसके बाद यूरोपीय तकनीक ने इसका स्थान ले लिया और इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे कि युद्ध में बड़े बड़े जहाज़ों का प्रयोग होना। ये जो जहाज तकनीक है यह युद्धों के लिए पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो इस वजह से इसको एक समय पर रिप्लेस होना पड़ा। लेकिन वर्तमान में भारतीय नौसेना ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक जहाज बनाया जाएगा जो पूरी तरह से सिला हुआ जहाज होगा। क्या होता है इसमें, आप पहले यह समझ लीजिए। एक्चुअल में सिला हुआ जहाज जो होता है इसमें लकड़ी के फट्टों को कील से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसमें रस्सी से, धागों से उसको जोड़ा जाता है, सिला जाता है और मजबूती दी जाती है। इसके अलावा अन्य सहायक वस्तुओं का उपयोग करते हुए इसको पूर्ण रूप दिया जाता है। क्लियर है बात सभी को? तो फिलहाल यह जो समझौता है यह नौसेना ने किया है हमारे किसके साथ में, तो यह समझौता हुआ है संस्कृति मंत्रालय के साथ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक तीसरा पक्ष भी है, वह तीसरा पक्ष है जहाज निर्माण कंपनी। कौन सी है वो कंपनी? हौदी इनोवेशन, जो गोवा के दीवार द्वीप पर है। इसके द्वारा ही यह पूरा जहाज तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी यह नई परियोजना मतलब नहीं है पूरी तरह से, यानी कि ऐसा नहीं कि सब कुछ अभी आज में हुआ उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं। काफी लंबे समय से भारत सरकार इस तरफ कार्य कर रही थी, योजनाएं बना रही थी, और पिछले वर्ष 14 दिसंबर को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने इस पूरे के पूरे प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, जल्द ही इस तरफ आगे बढ़ा जाएगा और सिले हुए जहाज की जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित भी किया जाएगा। इसके साथ ही देखने वाली बात यह है कि अभी सरकार ने जो अनुमानित लागत यहाँ रखी है वह अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपए है, यानी कि संभावना है कि इतने में काम हो जाएगा। यदि इतने में काम नहीं हो पाता तो ठीक, जो भी अधिक यहाँ पर एक्सेस होगा, जो भी फंड जाएगा तो उसको भी भारत सरकार लगाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जीवित हो जाए। हालांकि इस पूरे जहाज के तैयार होने में अभी जो अनुमानित समय है वह 22 महीने का माना जा रहा है। यह जो जहाज बनेगा यह 20 मीटर लंबा और 6.5 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि अच्छा खासा जहाज और अच्छे खासे लोग इसमें बैठ पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि जो यह जहाज बनाया जाएगा, इस जहाज का पहला प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हर वर्ष बाली यात्रा नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत से हम लोग इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर जाते हैं। तो ठीक उसी समय बाली यात्रा के दौरान ही इस जहाज के माध्यम से भारत से बाली जाया जाएगा, इंडोनेशिया के बाली। कब जाएंगे? वर्ष 2025 में नवंबर के महीने में, तो तब की घोषणा कर दी गई है, यानी कि यहाँ इसका प्रयोग होगा। इस जहाज का निर्माण का जो कार्य है यह हो रहा है एक विशेषज्ञ बाबू शंकरन की देखरेख में, क्योंकि वर्तमान में यह सिले हुए जहाज के मामले में विशेषज्ञ माने जा रहे हैं। भारत सरकार ने इनको जिम्मेदारी दी है कि पूरा मामला आप संभालिए और अपनी निगरानी में ही इसको तैयार करवाइए। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो यह एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी आर्ट एंड कल्चर की, और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आने वाले समय में आपको एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल भी सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि हम लोग जानते हैं कि टंकाई विधि क्या है। एक्चुअल में जो ये सिला हुआ जहाज़ होता है, इस मेथड को टंकाई मेथड के रूप में जाना जाता है। क्या होता है इसके अंदर? तख्तों को, फट्टों को
इसमें कील से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि किससे जोड़ा जाता है, रस्सियों से जोड़ा जाता है, एक मजबूत पकड़ बनाई जाती है। हमको समझ रहे हैं, यदि आप और हम इस प्रकार का जहाज बनाएंगे ना, तो वह पानी में खुद तो तैरता रह जाएगा, बट हम लोग डूब जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इसको बनाया जाएगा, तो अच्छे खासे लोगों की संख्या को लेकर के यह जाने वाले हैं बाली। हालांकि फट्टों को, तख्तों को इसमें रस्सी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें नारियल के रेशों का प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक रेजिन का प्रयोग किया जाता है, साथ ही मछली के तेल का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी का प्रयोग करते हुए जहाज को न केवल जोड़ा जाता है, बल्कि पूरी तरह से सील किया जाता है, ताकि पानी किसी भी तरह से जहाज के अंदर ना आ पाए। और ये बहुत अधिक सफल तकनीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, बहुत अधिक सफल है। और यह समझ लीजिए कि मौर्य काल में भी उल्लेख मिलता है जहाज निरीक्षकों का, तो उस समय से यह पूरी की पूरी परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह भी है कि यह जो जहाज होते हैं, हालांकि युद्ध में तो पूरी तरह से यह पर्याप्त नहीं होते, लेकिन उथले और रेतीले चट्टानों के समय यह पूरी तरह से पर्याप्त है और वहाँ पर अधिक क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं, इनको अधिक चोट उसके माध्यम से नहीं लगती है। क्लियर है सभी लोग को इतना? तो विलुप्ति के कारण क्या क्या थे, यानी कि परंपरा लंबे समय से नहीं थी चलन में, हम लोग सिले हुए जहाज़ों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। आज के हमारे जितने भी जहाज़ हैं ना, सारे बेहद उन्नत हैं, और उनमें जो भी हम लोग को बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, उन बेस्ट टेक्नोलॉजी को शामिल करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। फिर फंड कितना भी खर्च हो जाए हम परवाह नहीं करते, क्योंकि वर्तमान समय में मांग बहुत अधिक है, आवश्यकता है हमारी अर्थव्यवस्था की, और ब्लू इकोनॉमी की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो समुद्री क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाना जरूरी है, वरना दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। तो हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बट यह जो कला थी, ये जो परंपरा थी, यह संस्कृति का हमारे हिस्सा थी, पर ये विलुप्त क्यों हुई थी? तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि 16वीं शताब्दी से पहले बहुत अधिक चलन था इसका। फिर यूरोपीय आए, अपनी तकनीकों लेकर के, जिसकी वजह से भारतीय तकनीकें दब गई, हमारी परंपरा दब गई। वह लोग मानते थे कि भाई युद्ध करना है हम लोग को, और युद्ध उनके हुए भी, कई बार भारतीयों से हुए, कई बार यूरोपीय लोग आपस में ही लड़ लिए थे। तो युद्ध के समय माना जाता था कि लकड़ी से बने हुए जहाज पर्याप्त नहीं है, और ना तो वे गोला बारूद झेल सकते हैं, ना ही वह हमारे लिए अच्छा खासा गोला बारूद तोपों को कैरी कर सकते हैं। तो इस तरफ यह सफल नहीं हो पाएंगे। साथ साथ अब जो नई तकनीकें थी वह अधिक परिष्कृत थी, जिस वजह से सभी को वही पसंद आ रही थी। और ब्रिटेन गवर्नमेंट हो, चाहे कोई और यूरोपीय शक्ति हो, वह सभी चाहते थे कि हमारी तकनीकें प्रसार करें, उनका विस्तार हो। भारतीयों की जो भी चीज़ें हैं उनको दबाने का प्रयास हर कदम पे किया गया था। तो इस वजह से हमने देखा कि एक समय के बाद इन प्रकार के जहाज़ों का चलन जो था वह बंद होने लग गया था। ठीक है, क्या महत्व है? अब हम क्यों बना रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारी पारंपरिक समुद्री विरासत है वह पुनर्जीवित हो जाए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वह समझें कि किस प्रकार एक अनूठी कला हमारे देश में जन्म ली थी और आज तक बनी हुई है, उसको हमने बनाए रखा है, जीवन रखा है, और साथ साथ ही हम ज्ञान का संरक्षण कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों तक इसके ज्ञान को पहुंचा पाएंगे। पारंपरिक शिल्प कौशल भी संरक्षित कर पाएंगे और अगली पीढ़ियों तक पहुंचा पाएंगे। साथ साथ हमारे जो प्राचीन व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, मुख्य रूप से हमारे निकटवर्ती देशों तक, जहां भी हम लोग पास इन जहाज़ों की सहायता से जा सकते थे, फिर एक बार कोशिश करेंगे कि अधिक संख्या में जहाज बना पाएं और आसपास तक तो हम केवल उन्हीं जहाज़ों से ही सभी ट्रेड करें। ठीक है, तो पहले भी किया जाता था, दोबारा हमारी सरकार की संभावना इस तरफ हो गई है, दोबारा वो इस तरफ आकर्षित हो रही है, चाह रही है कि ऐसा काम हो। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा विषय, और तैयार रहिएगा एग्जाम में इसको फेस करने के लिए। जैसे कि यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, फिलहाल आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं सभी लोगों के आंसर देख रहा हूँ, कौन किस प्रकार से आंसर दे रहा है। तो इसी प्रकार बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बस ऐसे ही देते रहिए, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और कई बार आंसर हम देते हैं, प्रश्न को सोचते हैं, तो वह विषय हमारे ब्रेन में लंबे समय तक रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात करनी है हमें स्क्रब टाइफस की। भाई एक नई महत्वपूर्ण बीमारी है ना, पढ़ते समझते हो, जानना ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के बारे में भी, और स्वास्थ्य का संरक्षण भी ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल भारत में एक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसको हम कहते हैं स्क्रब टाइफस। और इस बीमारी की वजह से अब तक 14 लोगों की मृत्यु हो गई है भारत में। 5 लोगों की मृत्यु ओडिशा में हुई है, जबकि शिमला में 9 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। तो एक महत्वपूर्ण बीमारी बन गई है अभी अपने आप में, जिसके संबंधित पढ़ाई करना, जानना, समझना ज़रूरी है। बीते दिनों हम लोगों ने पढ़ा था, किसके बारे में बताओ? अभी 1-2 दिन ही तो हुए ना, हम लोगों ने अभी पढ़ा था अच्छे से। अभी केरल बहुत अधिक परेशान है, कौन सी है वो बीमारी? कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्क्रब टाइफस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को। एक्चुअल में स्क्रब टाइफस है क्या? इसको बुश टाइफस के रूप में भी जाना जाता है, और इसके लिए उत्तरदायी होता है एक जीवाणु। ठीक है, कौन सा है वो जीवाणु? जीवाणु का नाम है ओरिएंटिया तुसुगामुशी।
यह नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि यह जो नाम है, यह नाम इसको कहाँ से मिला है। तो एक्चुअल में यह नामकरण जापान की वजह से किया गया था, क्योंकि सबसे पहले इस बीमारी को जापान में ही खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1899 में यह घटना हुई थी। सबसे पहले जापान में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और नाम भी फिर इसका यह जो है वह जापान से ही लिया गया, ओरिएंट या तुशु तुशु गामोशी। हालांकि यह जो जीवाणु है, यह जीवाणु डायरेक्ट हमें अफेक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सीधा हम तक चला आएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं तो बारिश के समय में वहाँ पे कीड़ों का चलन अधिक हो जाता है। छोटे छोटे कीड़े बहुत अधिक घूमने लगते हैं और कभी भी किसी कीड़े के साथ में यह जीवाणु मिल जाए और वह कीड़ा आपको काट ले, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यह जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर लाल रंग के निशान बन जाते हैं इस प्रकार से, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसकी पूरी संभावना है। 14 लोग तो अब तक मर ही चुके हैं इसकी वजह से। तो ज़रूरी है कि जितने भी लोग इस प्रकार के क्षेत्र में रह रहे हैं जहां ये बीमारी फैल रही है, तो फिलहाल बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कैसे फैलती है? चिग्गर्स नाम का एक लार्वा माइटस है, यानी कि एक प्रकार का घुन है वो। तो घुन यानी कि एक छोटा सा कीट, यदि वह हमें काट ले तब हमारे पास ये बीमारी आएगी और फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जानवरों और मनुष्यों की त्वचा पर भोजन करते हैं ये घुन, और भोजन करने का अर्थ क्या है कि वह आपका ब्लड चूसते हैं, आपकी स्किन को खींचते हैं, जिस वजह से जब यह काम होता है तो आपके ब्लड में बैक्टीरिया जो है वह मिक्स हो जाएगा और फिर बाद में आपको परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि यह बीमारी मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा प्रसार करती है। अधिकतर इसको यहीं देखने को मिलता है। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तो ही पता लग पाता है कि आपकी बॉडी में यही है। और एक्चुअल में आपको इसके बारे में इंस्टेंट इमीडिएट पता नहीं लगेगा। अगर आपको कभी भी घुन ने काट लिया तो काटने के बाद क्या होगा कि आपको फील तो होगा, इचिंग वगैरह हमें होती है, बट एक्चुअल में आप इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, इसको पता लगाने में आपको लगभग 10 से 12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन का समय लग सकता है। इतने समय के अंतराल में जाकर के आपको पता लगेगा कि आप स्क्रब टाइफस से अब हो चुके हैं बीमार, और इसके उपचार के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन तो बनी ही नहीं है। यानी कि हम लोग जर्नली ब्लड के लिए वैक्सीन दे देते हैं जिससे कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं, बट वैक्सीन नहीं है। एक जो मेडिसिन प्रयोग की जा रही है उसका नाम है एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन, बट बहुत अधिक सफलता की संभावना नहीं रहती है। तो इस मामले में ज़रूरी है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो स्वच्छता का बनाए ध्यान रखें और साथ साथ ही ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर इस प्रकार के घुन की या इस जीवाणु के होने की अधिक संभावना है, और खुद को बचाए रखें। नियमित रूप से हाथ में और अपनी बॉडी वगैरह को धोते रहें, जिससे कि आप लोग की संभावना है कि आप लोग बच सकते हैं। और छोटे छोटे कीड़े जहाँ भी दिखे उस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्लियर है बात सभी लोग को? तो जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इस टॉपिक की मैंने आपको पढ़ा दी हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग इस सरल से प्रश्न का फिलहाल जवाब भी दे देंगे। एक आसान सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं हमारी तीसरी न्यूज़ क्या कह रही है। बात हो रही है बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो भाई आज जयपुर में इस सम्मेलन को शुरू कर दिया गया है। किसने किया था शुरू? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है इसका उद्घाटन। और अब यह जो पूरा सम्मेलन है यह 2 दिन तक रहेगा जम्मू में, जिसमें केवल हमारे देश का ही नहीं, देखिए कैसी है सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, तो यानी कि इस सम्मेलन में दुनिया के अलग अलग देशों के जो विशेषज्ञ हैं वो आएंगे और 2 दिन तक हम बैठकर ये बातचीत करेंगे कि दुनिया में बांधों से किस प्रकार हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि बांध हमारे लिए भी कई बार हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि बांध ऐसे भी होते हैं जो सालों पहले बन गए थे बट अब वो कमज़ोर हो गए हैं। तो बातचीत करेंगे कैसे उन बांधों को मजबूत रख सकते हैं और उनके सुधार का कार्य कर सकते हैं, उनको पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में किसी जल प्रलय से हम लोग बचेंगे और साथ साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकेंगे। इसी वजह से यह बांध सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सारी बातचीत बांध से संबंधित और जल से संबंधित होगी। हालांकि इस अवसर पर जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने 2 पानी की रेल भी शुरू की, यानी कि पानियों को अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। तो उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या है आप लोग को ये भी याद रखना है। एक का नाम है कामाख्या एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस। क्लियर है बात सभी लोगों को? तो ये दोनों ट्रेनों के नाम भी याद रखने हैं। किस मामले में महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं।
सकते हैं, जैसे कि जनरली होता है कि आप यूपीएससी के साथ साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग वनडे एग्जाम वगैरह भी दे रहे हैं, तो वहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। साथ साथ आपसे किसी एग्जाम में, जैसे कि अगर आप लोग पीसीएस वगैरह में पूछ बैठेंगे तो आपको वहाँ पे यह पूछ सकता है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी। तो थीम आप लोग को याद रखनी है कि थीम थी इसकी सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। तो राज्य की जो समृद्धि होती है, देश की जो समृद्धि होती है, वह एक्चुअल में किसके हाथ में है? सेफ एंड सिक्योर डैम्स के हाथ में है, ऐसा यह थीम बता रही है। और इस पूरे के पूरे सम्मेलन के आयोजन का जिम्मा किसने अपने ऊपर लिया है? जल शक्ति मंत्रालय ने अपने ऊपर लिया है। ठीक है, तो मंत्रालय भी याद रखना है, थीम भी याद रखनी है, कहाँ हुआ है ये भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कुछ भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ गिने चुने डायमेंशन से बनेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है और कुछ भी बन सकता है। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस मामले में महत्वपूर्ण है। तो आपको सारी बात मैंने बता दी है कि बांधों से संबंधित, उनके महत्व से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनकी पुनर्स्थापना से संबंधित सारी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ ही कैसे हम बांध के जल का उपयोग जल आपूर्ति, सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं, इन सब मामलों पर भी चर्चा की जाएगी। तो अलग अलग देशों के विशेषज्ञ यहाँ पर बैठ के अभी यही बातचीत करने वाले 2 दिन। बट यह जो सम्मेलन हो रहा है भारत में हो रहा है, तो भारत के लिए कुछ खास मायने हैं, केवल इस सम्मेलन के ही नहीं बल्कि भारत में अलग अलग बांधों की भी। तो भारत में क्या स्थिति है बांधों की, थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है और क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है। नहीं भी बनता तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका अपने मेंस में या आंसर राइटिंग में कहीं कहीं उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भारत में जो वर्तमान में अनुमानित संख्या है वह बांधों की 6000 है। इतने बांध हैं हमारे पास में, तो कार्यक्रम लगातार चल रहा है। बट यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने वाली यह है कि एक्चुअल में जो 6000 बांध है ना, यह बड़े बांधों के मामले में भारत को विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख देश बनाते हैं। यानी कि भारत में बड़े बांध सबसे ज़्यादा हैं, तीसरे स्थान पे। क्लियर है बात इतनी सभी को? इसके साथ साथ ही आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि भारत में एक्चुअल में जो 80% बांध है उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है। लेकिन इसके साथ साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि भारत में लगभग 234 बांध ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो गई है अब। और यह जो 100 वर्ष से अधिक पुराने बांध है ना, एक्चुअल में हमारे लिए चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। ये चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि इनकी संरचना अब कमज़ोर हो चुकी है। लगभग शताब्दी से यह हमारे लिए पानी को संभाल रहे हैं, ढो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी खतरे उत्पन्न हो गए हैं। और बीते दिनों ना ऐसी अनेक रिपोर्ट्स आई हैं जिन रिपोर्ट्स में बताया गया था कि भारत के जो बांध है वो एक्चुअल में संकट का विषय है बांध के लिए। यदि उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए, उनके मजबूती को ना जाना समझा जाए तो कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। बट डाटा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ये समझना भी ज़रूरी है। क्लियर है इतनी बात? तो अब इन्हीं के संरक्षण के लिए, बांधों का ध्यान देने के लिए, उनकी पुनर्स्थापना के लिए और हमारा जो मानव जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने एक परियोजना शुरू की थी। कब शुरू की थी? वर्ष 2012 में शुरू की थी। परियोजना का नाम था बांध पुनर्वास और सुरक्षा परियोजना। क्या उद्देश्य था इस परियोजना का? तो भारत सरकार चाहती थी कि हमारे जो पुराने बांध हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाए। तो इसीलिए वर्ष 2012 में जब इस परियोजना को शुरू किया गया तो इसका पहला ही चरण शुरू किया गया, क्योंकि अभी हम लोग नंबर देख रहे हैं ना कि भारत में 6000 बांध हैं, तो एक साथ सबको तो नहीं संभाला जा सकता। तो ध्यान दिया गया कि जिनको बहुत अधिक ज़रूरत है पहले चरण में उन पर ध्यान दो। तो 2012 में परियोजना शुरू करने के साथ ही जो इसके लिए बजट अलॉट किया गया था वह 2100 करोड़ रुपए का था। तो 2100 करोड़ रुपए लगाए गए। बट पहला चरण बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ, क्योंकि इस पूरे के पूरे काल के दौरान 223 बांधों को पुनर्स्थापित किया गया, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो अभी हम लोग के बहुत अधिक जो पुराने बांध थे 223, उनको हम लोग संभाल लिया है, अब उनका संरक्षण हो गया। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे अनेकों बांध हैं जिनको हमारे आकर्षण की, हमारे ध्यान की ज़रूरत है, तो उन पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इसीलिए अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि अभी जो यह कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो ये सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन के अंदर अब यह जो परियोजना है इसका दूसरा और तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष रहेगी। यानी कि ये दोनों चरण 10 वर्ष तक काम करेंगे। तो क्या है सारा मामला? तो इन दोनों ही चरणों के लिए विश्व बैंक और AIIB ने फैसला किया है कि ठीक है, हम फंड्स देंगे, हम आपको सहयोग देंगे, जिससे कि आप अपने बांधों को संरक्षण दे पाएंगे, उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी सहायता इनकी तरफ से होगी। तो इनकी तरफ से सहायता जो है वह 7000 करोड़ रुपए की सहायता है, और एक्चुअल में ये सहायता लोन के रूप में मिलेगी हम लोग को। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ पैसा है, कितना? लगभग 3211 करोड़ रुपए, तो यह
जिन राज्यों के बांध हैं उन राज्यों को देना होगा और हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो देंगी। तो 3211 करोड़ हम अपने देश से खर्च करेंगे, लेकिन 7000 करोड़ रुपए का लोन हमें दे रही हैं विश्व बैंक और AIIB। तो टोटल अमाउंट कितना है इस परियोजना के लिए जो भी अनुमानित है वह 10,211 करोड़ रुपए है कि इतना खर्च करके हम अपने देश में बहुत सारे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। तो अमाउंट क्या रखा है कि आने वाले 10 सालों में 19 राज्यों के हम 736 बांधों को पुनर्स्थापित करेंगे इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के तहत, इन परियोजनाओं के तहत और परियोजना के इन दोनों चरणों के तहत। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो इसके साथ साथ ही आपको ज़रूरी है यह जानना कि बांध सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार ने 2021 में बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अलग अलग संस्थाओं के गठन करना था। तो क्या क्या है? बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, राज्य स्तरीय बांध सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी और राज्य बांध सुरक्षा संगठन बनाए जाएंगे। और इन चारों का ही जो उत्तरदायित्व होगा वह बांधों की देखरेख करना, निगरानी करना और उसकी सुरक्षा के उपाय, उनकी मजबूती के उपाय करना और करने के सुझाव देना होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ इस बिल में, इस अधिनियम में यह भी शामिल किया गया था कि जो बांध मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी बांध सुरक्षा इकाइयों, उस पर आपातकालीन कार्य योजनाओं और नियमित सुरक्षा का मूल्यांकन करें। तो यह जिम्मेदारी बांध के मालिकों की है, जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है उन बांधों का, उनके पास रहेगी, आपको यह काम करना है। और साथ साथ ये 4 समितियां भी इसी प्रकार के कार्य करेंगी। तो आने वाले समय में हम इसी प्रकार से, इसी मार्ग के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बांध किस स्थिति में रहें और आगे किस प्रकार से वह बने रहें। क्लियर है इतनी बात? बट इतना सब कुछ जान लिया है अब इस पूरे के पूरे सम्मेलन के बारे में, और जो भी खास बातें थी वह मैंने आपको बता दी हैं। आप लोग के लिए भी यह ज़रूरी है कि आप लोग मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दें। यह प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर एक सरल सा प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट में मुझे जवाब दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारी अगली न्यूज़ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हमारी न्यूज़ है एक्चुअल में बीच टावल रिवॉल्ट। तो रिवॉल्ट क्या होता है? एक प्रकार का विद्रोह। विद्रोह कहाँ हो रहा है? विद्रोह हो रहा है ग्रीस में, जिसमें टावल की बात की जा रही है। कहाँ के लिए? बीच के लिए। बीच मतलब समुद्र तट। क्या हुआ है मामला, जरा थोड़ा सा मामला समझते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है और आपसे आने वाले समय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से भी। तो ग्रीस के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने महंगी व्यावसायिक गतिविधियों के कारण अब विरोध प्रदर्शन बहुत तेज कर दिया है। हालांकि यह विरोध प्रदर्शन काफ़ी समय से चल रहा था, बट अब यह बहुत अधिक तेज हो गया है और पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लग गया है। तो क्या है इसमें छुपे हुए खास मामले और क्या है मायने, समझते हैं। हालांकि अगर हम लोग ग्रीस की स्थिति समझें तो ग्रीस एक्चुअल में एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके पास में, इसके पूर्वी क्षेत्र में एजियन सी भी है। ठीक है, तो अगर पूछता है तो इतना आप आंसर इजीली लगा सकते हैं। यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है यह पर्यटन के मामले में। वर्ष भर एक बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ जाना आना पसंद करते हैं। चलिए समझते हैं फिलहाल थोड़ा सा बीच टावल रिवॉल्ट के बारे में कि एक्चुअल में यह रिवॉल्ट किस प्रकार से शुरू हुआ और कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं। तो देखिए, यह जो आंदोलन है यह मुख्य रूप से स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ग्रीस सरकार ने समुद्र तटीय व्यवस्था को प्राइवेट इकाइयों को सौंप दिया गया है। कहा है कि जो निजी इकाइयां हैं अब वो ही पूरे बीच का प्रबंध करें। तो एक्चुअल में क्या होता था कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वह जर्नली अपने लिए मुफ्त व्यवस्था समझते थे बीचेस को, और वहाँ पे कभी भी आ जा सकते थे, अपना आराम कर सकते थे और टहल सकते थे। बट अभी क्या हो गया है कि भाई जो ग्रीस गवर्नमेंट है उसने पूरे के पूरे बीच के मैनेजमेंट को प्राइवेट कर दिया। अलग अलग कंपनीज को लाइसेंस दे दिए हैं कि आप यहाँ पर अपनी छतरी स्थापित कीजिए और अपने अनुरूप उनको किराए पे दीजिए और साथ साथ वहाँ पे बाकी खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था भी कीजिए। अब क्या हो गया है कि ग्रीस के जो लोग वहाँ पे फ्री कभी भी ट्रैवल कर सकते थे, अब वहाँ पे ना तो वह रुक सकते हैं फ्री में और ना ही आराम कर सकते, क्योंकि सब जगह छतरियाँ हैं और यदि उन्हें वहाँ कहीं बैठना होगा तो उन छतरियों के लिए जो भी निर्धारित किराया है वह किराया देना होगा। तो यहाँ पर जो मांग है एक्चुअल में वो तौलिया बिछाने की, मतलब एक तरह से एक मैट बिछाने की मांग ये कर रहे हैं अपनी सरकार से कि हमें एटलीस्ट इतनी जगह तो दे दी जाए कि अगर हम उन छतरियों का उपयोग नहीं करना चाहते तो हम वहाँ पर अपने खुद के मैट बिछा करके आराम कर सकें, बीच का आनंद ले सकें। क्योंकि हमारा जो देश है ना वो एक्चुअल में सूरज का और जल का ही तो देश है।
यहाँ पर बहुत अधिक मान्यता है सन की और साथ साथ वाटर की। इस वजह से अब यह आंदोलन बहुत अधिक तेज हुआ और धीरे धीरे अब यह ग्रीस के अलग अलग क्षेत्रों तक फैल गया है। बट ग्रीस सरकार ऐसा क्यों कर रही है, वह क्यों यहाँ का मैनेजमेंट प्राइवेट कर दे रही है और अपने ही निवासियों से बीच पर जाने के, वहाँ आराम करने के, बैठने उठने के चार्जेस वसूल रही है? तो उसके पीछे जो उत्तरदायी कारण है वह उत्तरदायी स्थिति है ऋण संकट। एक्चुअल में क्या हुआ था कि वर्ष 2008 में यहाँ पर एक क्राइसिस की घटना देखी गई थी। इसके साथ ही अब हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2020 में किस तरह से कोरोना दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों तक तेजी से फैला। तो ये जो दोनों ही घटनाएं हैं ना, इन घटनाओं की वजह से ग्रीस गवर्नमेंट अभी तक सिक से नहीं उबर पाई है, जिस वजह से यह ऋण संकट में है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा था कि यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो हमारे लिए लाभकारी होगी और अच्छा खासा रिवेन्यू हम यहाँ से कलेक्ट कर पाएंगे। बट क्या हुआ कि गवर्नमेंट को लाभ तो हो रहा था, बट क्या हो रहा था, यहाँ पर इलीगल भी बहुत ज़्यादा काम होने लगे थे, क्योंकि यहाँ जो पूरी व्यवस्था है, जो सन लाउंजर होते हैं और जो भी छतरियाँ लगाई जाती हैं उनकी स्थापना के लिए एक लाइसेंस लेना होता था। बट क्या हुआ कि जिन्होंने लाइसेंस लिए वो भी यूज़ कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलीगली क्षेत्र को कब्जाया हुआ है और अपनी मर्जी से कहीं भी छतरी लगा करके व्यवसाय कर रहे हैं और जो निर्धारित वहाँ पर रकम है वह वसूल रहे हैं जो भी वहाँ पर्यटक आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार है वह तो बढ़ ही रहा है, अवैधीकरण बहुत हो रहा है, लेकिन जो निवासी है वहाँ के उनको बहुत अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि अब वह फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते बीचेस पे, ना आराम कर सकते, ना ही अपने वीकेंड्स या जो भी उनके वेकेशंस होते हैं उनको एंजॉय नहीं कर सकते। तो उन्हीं कारणों ने अब इस पूरे के पूरे आंदोलन को जन्म दिया है। कहा है कि भाई हमारे लिए पूरी व्यवस्था मुफ्त हो, अदरवाइज हम ऐसा ही आंदोलन चलाते रहेंगे। तो यह आंदोलन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब स्थिति यह हो गई है कि मई 2023 में आंदोलन शुरू हुआ था पारोस द्वीप से, बट अब यह ग्रीस के साथ साथ तुर्की के भी अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंच गया है। और इसके साथ साथ ही यह एक संघर्ष का छोटा हिस्सा है, यानी कि ग्रीस गवर्नमेंट फिलहाल वर्तमान में जिस प्रकार के कार्य कर रही है और अलग अलग क्षेत्रों से अब अनावश्यक रिवेन्यू कलेक्ट करने की सोच रही है, इसकी वजह से जो स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, उनके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ के जो लोग हैं वह चाह रहे हैं कि भाई अब धीरे धीरे मामला इसी प्रकार इकट्ठा किया जाए, एक बड़ा विद्रोह किया जाए, क्योंकि इस तरह से रिवेन्यू कलेक्ट करना नीति नहीं है, ये पूरी तरह से अनीति है। और यहाँ पर वर्ष भर बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं, जिस वजह से हमारा कल्चर है, हमारे प्लेसेस हैं, जो हमारी सिटी की जो भी विशेषताएं थी वो सब कुछ अब नष्ट हो जा रही हैं धीरे धीरे। तो उनको संरक्षण देने की भी आवश्यकता है, जिस वजह से यह पूरा आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। बट आने वाले एग्जाम में आपसे सीधा सीधा एक इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि समाचारों में रहने वाला जो 20 टावर रिवॉल्ट है वह किस देश से संबंधित है? आप लोग सब जानते हैं किस देश से संबंधित है। बिल्कुल आंसर कर दीजिए मुझे कमेंट, ताकि मैं इसको देखूं कि कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से और आंसर देने में सक्षम भी हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग बात करते हैं हमारी आज की लास्ट न्यूज़, संसद के 75 वर्ष होने पे। एक्चुअल में क्या है कि संसद की बिल्डिंग के 75 वर्ष नहीं, बल्कि संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया के बाद जब हमारी पहली संसद का गठन हुआ और उसके बाद से अब तक जो कार्यक्रम हुए, तो हमारी भारत सरकार ने फैसला किया है कि 75 वर्षों के दौरान जो भी गतिविधियां हुई हमारी संसद में, जो भी कार्यक्रम इन्होंने किए और हमारे लिए अलग अलग तरह से मार्ग प्रशस्त करते रहे और हम आज इस व्यवस्था में जी रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए अपनी संसद के कार्यों से, हमारे नेताओं से, कि किस प्रकार उन्होंने हमारे देश की व्यवस्था के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए और कार्य किए। तो भारतीय इतिहास का जो भी हमारे अमूल्य धरोहर है, जो भी कार्य हैं, जो भी हमारे को वहाँ से अच्छे स्रोत मिलते हैं, तो अब सरकार चाहती है कि उन पर एक बार चर्चा हो। तो पूरी 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी और सरकार ने बताया है कि जो यह पहला दिन है ना विशेष सत्र का, उस दिन हम लोग यही चर्चा करेंगे पूरी। तो लंबे समय से डिमांड थी, हम सुन रहे थे ना कि संसद में सरकार ने कहा है कि विशेष सत्र तो आयोजित होगा, बट क्या बातचीत होगी, तो काफ़ी क्यूरियस थे लोग। तो पहले दिन का कार्यक्रम तो भाई अब रिलीज़ कर दिया है। तो कुछ कुछ बातें हमारे संसद के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी सुनने में भी आ रही है, चर्चा बनी हुई है कि अब हो सकता है कि सरकार पुरानी संसद से अब नई संसद में ट्रांसफ़र हो जाए और वहीं बैठे। तो फिर नई संसद की चर्चा ज़्यादा होंगी, तो पुरानी संसद की कुछ बातें एक बार करके थोड़ा तरोताज़ा हो लिया जाए। तो हमारी संसद का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इनको कर्व्स बहुत पसंद थे, तो इनके द्वारा बनाई गई कोई भी बिल्डिंग होगी उसमें कर्व्स देखने को मिलेंगे। इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था 12 फरवरी 1921 को, ड्यूक ऑफ कनाट ने किया था यह कार्य। बट 6 वर्ष लगे इसको तैयार होने में और 18 जनवरी 1927 को यह बनके तैयार हो गई थी। और इसका उद्घाटन किया था हमारे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविंग ने।
ठीक है, तो उस समय इसको केंद्रीय विधानसभा के रूप में जाना जाता था, बट उसके बाद जब स्वतंत्रता हमें मिल गई तो हमने इसको संसद भवन के रूप में जानना शुरू कर दिया था। थोड़ी सी बात इसकी संरचना पे करते हैं तो यह 6 एकड़ के लगभग में बना हुआ एक बड़ा भवन है जिसमें 12 दरवाजे हैं। परिधि इसकी पूरी गोलाकार है, सर्कल में हमें दिखता है, और इसके बाहर जो पिलर्स लगे हुए हैं उनकी संख्या 144 है। तो कई बार ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, इस पूरे भवन का निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से, और हमारी जो संसद भवन की इमारत है यह मध्य प्रदेश में बने हुए 64 योगिनी मंदिर से प्रभावित है। यानी कि 64 योगिनी मंदिर कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर ने देखा, उनको अच्छा लगा, तो उसी प्रकार की संरचना कोशिश की गई कि पूरी तरह से अब इस संसद भवन को दे दी जाए। हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं, और यानी कि हम लोग पॉलिटिकली देखें तो जो हमारी संसद होती है वो 3 तत्वों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एग्जैक्टली, ठीक है। तो थोड़ी बात लोकसभा की, एक्चुअल में यह निम्न सदन होता है पर पहला सदन होता है, ठीक है। यह मुख्य होता है हमारी सरकार में, ये हम सभी जानते हैं। पहली जो संसद थी हमारे स्वतंत्र भारत की, लोकतांत्रिक भारत की, वह 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी, जिसने पहली बैठक 13 मई 1952 को की थी। वर्तमान में हमारी संसद की जो अधिकतम स्वीकृत सदस्य संख्या है वह 550 है। पहले ये 552 हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि हम लोग 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भी यहाँ मनोनीत करते थे, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2020 में इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे किया था? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया था 2019 में, पारित हुआ, और 2020 से व्यवस्था कर दी गई कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं रहेगा। शुरुआती स्थिति अलग थी, उस समय हुआ करता था कि यह कम संख्या में थे, तो प्रतिनिधित्व देने के लिए, और ऐसा माना जाता था चुनाव नहीं लड़ सकते, लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, तो ठीक है, इनकी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिए 2 लोग हम लोग लोकसभा में बैठाएंगे, जो हमारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके अंदर। इसका जो काल होता है वह 5 वर्ष का होता है, और यह पूरी कार्यवाही जो संचालित होती है यहाँ पे वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित की जाती है। जैसे कि हमारे जो पहले स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष हुए थे वह गणेश वासुदेव मावलंकर हुए थे। वर्तमान में ओम बिरला साहब इस कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्लियर है बात? तो एक खास बात है लोकसभा की। ऐसे ही हमारी राज्यसभा भी चलती है, जो हमारा उच्च सदन है, पर इसका स्थान द्वितीय है, कम शक्तियां प्राप्त हैं इसको लोकसभा की तुलना में। पहली राज्यसभा अस्तित्व में आई 3 अप्रैल 1952 को, पहला सत्र 13 मई 1952 को ही लगा। इसकी अधिकतम स्वीकृत जो सदस्य संख्या है वह 250 है। वर्तमान में इसमें जो 12 सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो 238 सदस्य जो होते हैं ये अलग अलग राज्यों से चुन करके पहुंचते हैं यहाँ पर। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह सभा कभी भी भंग नहीं होती है, और इसके हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिनका दोबारा से इलेक्शन करवाया जाता है। तो इस प्रकार 6 वर्षों की ये जो व्यवस्था है सदस्य बदलने की 2-2 वर्षों में, तो उसके अनुरूप ही सारा कार्यक्रम चलता है, जिस वजह से ये कभी भंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो इस खंड से भी प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है, एक सरल सा प्रश्न, आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका कमेंट बॉक्स में मुझे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें थी आज की वीडियो से संबंधित, आज की क्लास से संबंधित, हम लोगों ने सब बातें अच्छे से की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन भी आप लोग को पसंद आया होगा। फिर जल्द मिलेंगे कल रात 9 बजे, और ऐसे ही बातें करेंगे, नए विषयों पर चर्चा करेंगे, ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।